वेलकम एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फ्रांसिस बेकन का एक एसे जो कि आपके बीए के फर्स्ट सेमेस्टर के इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस में है। इस एसे का नाम है ऑफ स्टडीज। इस एसे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो राइटर ने मेंशन करे हैं तो उनके बारे में हम लोग साथ में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी इस लेक्चर के एंड में बताऊंगा, जिससे कि आप लोग अगर इसी चैप्टर के क्वेश्चंस को एग्जाम में अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प रहेगी कि आप लोग अपने जो आंसर्स हैं कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं एग्जाम में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो शुरू करते हैं। ऑफ स्टडीज इज एन essay written by Francis Bacon, an English philosopher and statesman। फ्रांसिस बेकन ने लिखा है ऐसे ऑफ स्टडीज, जो कि एक इंग्लिश फिलोसोफर और स्टेट्समैन थे। द एसे वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1597। ये सबसे पहले 1597 में पब्लिश हुआ था और इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? प्रोवाइड्स अ डिस्कशन ऑन द वैल्यू एंड पर्पस ऑफ स्टडीज। और राइटर ने इसमें बात करी है स्टडीज की क्या वैल्यू और क्या पर्पस होता है किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में। इस एस्से का जो सबसे पहला सेंटेंस है वो है स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। राइटर ने कहा है कि स्टडी जो है वो एक इंडिविजुअल की लाइफ में डिलाइट भी ला सकती है, ऑर्नामेंट भी ला सकती है और एबिलिटी भी ला सकती है। इन तीन चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा जोर एम्फेसाइज किया है राइटर ने। तो देखते हैं कि इससे इनका क्या मतलब था और हम तीनों चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। In Of Studies, Francis Bacon emphasizes the idea that studies can bring delight, ornament and ability to the mind and life of an individual। ठीक है, इन तीन चीज़ों के बारे में बात करिए सबसे पहले इस एस्से में। अब देखिए डिलाइट से उनका क्या मतलब था। बेकन मीन्स दैट स्टडीज कैन ब्रिंग प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन टू द इंडिविजुअल, प्रोवाइडिंग अ सोर्स ऑफ इंजॉयमेंट एंड लेजर। देखिए आप लोग हो सकता है कि फ्री टाइम में जब मान लीजिए आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा कुछ इन्जॉयमेंट करना है, तो हो सकता है आप म्यूज़िक सुन लेते हो। ठीक है, कुछ लोग कुछ टीवी पर देखना पसंद कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे ही बाहर थोड़ी देर घूम कर आ जाते हैं। तो उससे क्या होता है, उनका जो एक सोर्स ऑफ इंजॉयमेंट और लेजर, यानी फ्री टाइम में इंसान जो भी कुछ करता है वो इंजॉयमेंट के लिए और लेजर के लिए करता है। तो इसी को वो राइटर कहते हैं कि स्टडीज़ भी ये पर्पस सॉल्व कर देती है, क्योंकि वो इंडिविजुअल की लाइफ में प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन लेकर आती है। He suggests that this is especially true for studies in the arts such as poetry and music। वो कहते हैं कि खासकर जो इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आर्ट्स के बारे में अगर आप पढ़ते हैं, पोइट्री के बारे में पढ़ते हैं, म्यूज़िक के बारे में पढ़ते हैं, जो थोड़े से क्रिएटिव सब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो वाले सब्जेक्ट्स इस पर्पस को ज़्यादा अच्छे से सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो इन्जॉयमेंट और प्लेजर या सेटिस्फैक्शन का पर्पस है वो इन सब्जेक्ट से कोई भी इंडिविजुअल ज़्यादा अच्छे तरीके से डिराइव कर सकता है। सेकेंड उन्होंने बात करी थी ऑर्नामेंट। तो देखते हैं ऑर्नामेंट से उनका क्या मतलब था। ऑर्नामेंट वैसे आप लोग जानते होंगे मतलब होता है इसका आभूषण। तो कोई भी इंसान जब लाइफ में ऑर्नामेंट्स का इस्तेमाल करता है तो किस लिए? वो अपने आप को और ज़्यादा सुंदर दिखाने के लिए। तो देखिए राइटर ने भी यहाँ पे उसी से रिलेट करके एक बात कही है, दैट स्टडीज कैन सर्व एज अ वे ऑफ एनहांसिंग एंड ब्यूटिफाइंग द माइंड एंड कैरेक्टर। यहाँ पे उन्होंने किस चीज़ को सुंदर करने की बात करी है, ब्यूटीफाई करने की? इंडिविजुअल का जो माइंड और उसका जो कैरेक्टर होता है उसको और ज़्यादा अच्छा बनाता है और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाता है। ही सजेस्ट दैट इंडिविजुअल्स हु एंगेज इन अ वेल राउंडेड एंड थॉटफुल अप्रोच टू स्टडीज़। उनका कहना है कि ऐसे लोग जो एक ऑलराउंड तरीके से पढ़ाई की तरफ अप्रोच रखते हैं, एक थॉटफुल यानी सोच समझकर कि उन्हें किस चीज़ के बारे में कितना पढ़ना है, अगर इन सब चीज़ों को दिमाग में रखकर वो पढ़ाई की तरफ बढ़ते हैं तो वो क्या कर सकते हैं? दे कैन डेवलप अ मोर रिफाइंड एंड सोफिस्टिकेटेड माइंड एंड अ मोर अट्रैक्टिव एंड अपीलिंग कैरेक्टर। मैंने बोला ना ऑर्नामेंट, यानी अपने आप को दूसरों के सामने हर कोई चाहता है कि वो अच्छा दिखे। तो स्टडीज ये पर्पस भी सॉल्व करेंगी, क्योंकि वो क्या करेगी, आपके माइंड को और ज़्यादा रिफाइंड और ज़्यादा शार्प बनाएगी और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड बनाएगी, और जो आपका कैरेक्टर है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, वो और लोगों को काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगी। इसी पॉइंट को मैंने थोड़ा सा और यहाँ पर देखिए इलेबोरेट करा है। ही बिलीव्स दैट स्टडीज कैन प्रोवाइड इंडिविजुअल्स विद द नॉलेज, स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग नेसेसरी टू मेक इन्फॉर्म्ड एंड इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस टू कॉन्वर्सेशंस एंड डिस्कशन। तो देखिए यहाँ पर जो ऑर्नामेंट यानी एक तरह से आप दूसरों के सामने अच्छा दिखना चाहते हैं, तो स्टडीज़ कैसे उस चीज़ को हेल्प करेगी, क्योंकि वो आपके किसी भी टॉपिक को लेकर नॉलेज और स्किल्स जब वो बढ़ाएगी, आपकी समझ को, आपकी अंडरस्टैंडिंग को जब वो बढ़ाएगी, तो आप जब दूसरे लोगों के सामने किसी टॉपिक पर कन्वर्जेशन करेंगे, बातचीत करेंगे या डिस्कशन करेंगे किसी भी टॉपिक पर, तो आप काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्म्ड और इंटरेस्टिंग कंट्रीब्यूशन कर सकते हो उस बातचीत में। मतलब आप किसी चीज़ को लेकर अगर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, मान लो, ठीक है, किसी फील्ड को लेकर,
तो आप उस फील्ड में अगर जो भी बातचीत हो रही है तो आप अपने उसमें कंट्रीब्यूशन यानी अपना योगदान दे सकते हो, क्योंकि आप उस चीज़ के बारे में अच्छी तरह से इन्फॉर्म्ड हो, वेल इन्फॉर्म्ड हो। तो इस वजह से वो आप स्टडीज़ जो है वो आपको दूसरों के सामने एक अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने में भी हेल्प करती है। तो दो पॉइंट हमारे यहाँ पर हो गए, डिलाइट और ऑर्नामेंट। लास्ट जो उन्होंने बोला था एबिलिटी, ठीक है। तो फाइनली बेकन आर्ग्यूज दैट स्टडीज कैन ऑल्सो ब्रिंग एबिलिटी टू द माइंड एंड लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। क्लियर है? बाय एबिलिटी बेकन मीन्स दैट स्टडीज कैन प्रोवाइड इंडिविजुअल्स विद द नॉलेज, स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग नेसेसरी टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। यानी जो स्टडी है वो इंसान की लाइफ में उसको एबल बनाती है, उसको काबिल बनाती है। किस तरह से? क्योंकि स्टडी उसको नॉलेज, स्किल्स या फिर लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए जो भी एक इंसान के अंदर समझ होनी चाहिए, वो ज़रूरी चीज़ें स्टडीज़ उसको प्रोवाइड करती है। ही सजेस्ट दैट स्टडीज़ कैन हेल्प इंडिविजुअल्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड देम, यानी जो उनके आसपास की दुनिया है उसको समझने में उनकी मदद करती है। एंड टू डेवलप द क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नेसेसरी टू बी इफेक्टिव इन देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। और स्टडीज़ और उनकी किस चीज़ में हेल्प करती है? डेवलप करने के लिए उनकी क्रिटिकल थिंकिंग यानी जो सोचने की क्षमता है वो, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नेसेसरी। और मान लीजिए किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिन स्किल्स की ज़रूरत होती है वो भी हमें स्टडीज़ से मिलती हैं। और इससे क्या होगा कि हम अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में इफेक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट काफ़ी क्लियर है। मान लीजिए कि इसी में आपका जो क्वेश्चन है आ जाता है लॉन्ग आंसर वाला, कि स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी, व्हाट डज राइटर मीन्स टू से हियर। या फिर पूछ लिया कि एक्सप्लेन। तो आप समझ गए कि ये फ्रांसिस बेकन का ऐसे है, उसकी पहली लाइन है। तो आप इन्हीं सबको, जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं, इनको आप अच्छे से पढ़िए और पॉइंट्स बनाइए। देखिए पूरा रट तो नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आपको 3 पॉइंट्स पता है और तीनों का मतलब पता है तो उसको आप थोड़ा थोड़ा पैराग्राफ्स में, जैसे मैंने यहाँ पर मतलब इसको डिवाइड करा है, तो एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझाइए। और बाकी आंसर्स की बात अभी हम लोग थोड़ा सा जब पढ़ लेंगे थोड़ा सा और, तो मैंने एंड में बताया कि लॉन्ग आंसर्स आप लोग को प्रोवाइड करूंगा। तो अभी तो मैंने सिर्फ जो इस एस्से की पहली लाइन थी उसके बारे में बात करी है, लेकिन अब हम लोग थोड़ा देखते हैं एक ओवरऑल समरी कि इस पूरे एस्से में किस थीम पर राइटर ने किन किन चीज़ों के बारे में बात करी है। तो एक ओवरऑल समरी जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। In the essay, Bacon argues that studies are necessary for a well-rounded individual and have a variety of benefits. राइटर कहता है कि एक जो वेल राउंडेड यानी एक जो ऑलराउंडर इंडिविजुअल होता है सोसाइटी में, वो बनने के लिए काफ़ी ज़रूरी है स्टडीज़, एंड हैव अ वैरायटी ऑफ बेनिफिट्स। और उसी के साथ साथ उसके कई सारे फ़ायदे हैं स्टडीज़ के। ही बिलीव्स दैट स्टडीज़ हैव द पावर टू इनरिच एंड इम्प्रूव द माइंड। वो हमारे दिमाग को अच्छा करता है, एंड कैन बी यूजफुल फॉर बोथ प्रैक्टिकल एंड इंटेलेक्चुअल पर्पसेज। और जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें भी हमें काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होती है स्टडीज़। और जो इंटेलेक्चुअल पर्पसेज हैं, मतलब इंटेलेक्चुअल पर्पसेज जिसमें आपको अपने माइंड का थोड़ा सा यूज़ करना पड़ता है, तो वो दोनों ही पर्पस हमारे सॉल्व करती है। बेकन आउटलाइंस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टडीज़ एंड देयर रिस्पेक्टिव बेनिफिट्स। इसमें उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टडी, जैसे मैंने बोला जो आर्ट्स, पोइट्री, म्यूज़िक, ये उनका मतलब था कि जो अगर आप इंजॉयमेंट चाहते हैं लाइफ में या फिर प्लेजर चाहते हैं तो इन सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं। लेकिन उन्होंने बात करी है इसमें कई अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स की, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, फिलॉसफी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया। तो उनके भी अलग अलग रिस्पेक्टिव यानी हर एक सब्जेक्ट के अपने अपने बेनिफिट्स, अपने अपने फायदे हैं। ही ऑल्सो एम्फसाइजेज द इम्पॉर्टेंस ऑफ मॉडरेशन एंड बैलेंस। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम है पूरे एक इस एस्से में, जो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उन्होंने किस बात पर एम्फसाइज, किस बात पर जोर दिया है। इंपॉर्टेंस ऑफ मॉडरेशन एंड बैलेंस। मॉडरेशन का मतलब है कि कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं तो उसको एक लिमिट में कर रहे हैं, ना ही बहुत कम ना ही बहुत ज़्यादा, उसी को हम लोग बैलेंस भी कहते हैं। स्टेटिंग दैट टू मच स्टडी कैन बी हार्मफुल एंड लीड टू अ नैरो माइंडेड एंड अनफ्रूटफुल माइंड। अब देखिए उन्होंने स्टडीज़ के फ़ायदे बताए हैं आप लोगों को, लेकिन ये भी कहा है साथ साथ में कि टू मच स्टडी कैन बी हार्मफुल, यानी बहुत ज़्यादा स्टडी करना हार्मफुल भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा, हम काफ़ी ज़्यादा नैरो माइंडेड हो जाएंगे, हमें लगेगा कि हम ही को सब कुछ पता है, या फिर जो हमने इतना ज़्यादा पढ़ाई कर ली है किताबों में तो हम सिर्फ उतना ही सोच पाएंगे। तो इस वजह से जो हमारा माइंड है वो हमें फ्रूटफुल रिवॉर्ड्स नहीं देगा, वो अनफ्रूटफुल हो जाएगा। ठीक है, नैरो माइंडेड यानी हमारी सोच बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाएगी अगर हम सिर्फ स्टडी ही स्टडी करते रहते हैं पूरे टाइम। ओवरऑल ऑफ स्टडीज रिफ्लेक्ट्स बेकन्स व्यू दैट स्टडीज आर अ क्रूशियल एस्पेक्ट
ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। वो कह रहे हैं कि पर्सनल डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए काफ़ी क्रूशियल, काफ़ी ज़रूरी है। ही emphasizes द इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइंडिंग अ बैलेंस बिटवीन टू मच एंड टू लिटिल स्टडी। उसी बात को दोबारा यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन करा है कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई या फिर बहुत कम पढ़ाई, इन दोनों के बीच में हमें एक बैलेंस रखना है, या ना तो बहुत ज़्यादा करनी है और ना ही बहुत कम करनी है। एंड हाईलाइट्स द मैनी बेनिफिट्स दैट कैन बी गेन्ड फ्रॉम अ वेल राउंडेड एंड थॉटफुल अप्रोच टू लर्निंग। और हम कोई भी चीज़ अगर सीखना चाहते हैं तो उसमें एक वेल राउंडेड यानी अच्छी तरीके से उस चीज़ को सीखने की कोशिश करें, और थॉटफुल यानी हमेशा थॉटफुल रहें, हमेशा सोचें कि जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं, जो भी हम सीखने जा रहे हैं, उसका क्या फ़ायदा है, और उसको एक बैलेंस में हम लोग करें। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो बोला था कि फाइंडिंग अ बैलेंस बिटवीन टू मच एंड टू लिटिल, यानी हम उसके बारे में पढ़ेंगे लेकिन ना ही बहुत कम पढ़ना है ना बहुत ज़्यादा पढ़ना है, हमें एकदम बैलेंस अप्रोच लेके लर्निंग की चलनी है। तो उसी से हमें क्या होगा कि हमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स, काफ़ी फ़ायदे अपनी लाइफ में हो सकते हैं। In addition to these benefits, Bacon also provides practical advice on how to approach studies effectively. वो साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिकल एडवाइस भी आपको सुझाव देते हैं कि किस तरह से आप लोग स्टडीज से ज़्यादा गेन कर सकते हैं। He suggests that individuals should set aside specific time for studying, focusing on the most important and relevant subjects and avoiding distraction. उनका कहना था, आपके टीचर्स या फिर आपसे आपके पेरेंट्स भी आपसे कहते होंगे कि पढ़ने के लिए एक अलग से टाइम फिक्स कर लो। ऐसा नहीं है कि मतलब कभी भी आप पढ़ रहे हो, उससे क्या होगा, आपका एक प्रॉपर टाइम टेबल बन नहीं पाता है। तो इस वजह से उन्होंने बोला है कि सेट असाइड अ स्पेसिफिक टाइम फॉर स्टडिंग, यानी जो पढ़ने का टाइम है उस टाइम आप पढ़ो। फोकसिंग ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट सब्जेक्ट्स, जो सब्जेक्ट आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है, यानी जो आपके लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल है, उन सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दो। एंड अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस, और कोशिश करो कि जो भी चीज़ आप लोग को डिस्ट्रैक्ट करती हैं उनसे बचो, उनको अवॉइड करो। ही ऑल्सो एम्फोसाइजेज द इम्पॉर्टेंस ऑफ मॉडरेशन। मॉडरेशन वही मैंने बोला, बैलेंस, स्टेटिंग दैट टू मच स्टडी कैन बी हार्मफुल एंड लीड टू, ये बात मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये एक इसका ओवरऑल समरी थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे मैंने आपको बताया, अब देखिए समरी जो मैंने आपको बताई है वो तो एक इसका ओवरऑल, मान लीजिए आपसे कोई पूछ लेता है कि अच्छा ये ऐसे है, उसमें किस बारे में बात करिए, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी हम लोग समरी ही पढ़ेंगे, लेकिन पर्टिकुलर क्वेश्चन के रिगार्डिंग, कि जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है ये, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री, पोइट्री, मैथमेटिक्स, नेचुरल फिलोसफी, मोरालिटी, लॉजिक एंड रिटोरिक इन द एसे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो राइटर ने एक बात करी, इन सब सब्जेक्ट्स को मेंशन करा है अपने एस्से में, तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि हर एक सब्जेक्ट से उनका क्या मतलब था, कि हिस्ट्री पढ़ रहे हो, पोइट्री पढ़ रहे हो, मोरालिटी पढ़ रहे हो, लॉजिक पढ़ रहे हो, तो हर एक का क्या पर्पज़ है, तो आपका आंसर भी प्रिपेयर होगा, साथ ही साथ आप लोग इसको थोड़ा और डिटेल में समझ पाएंगे। तो देखिए आंसर देखते हैं। In off studies, Bacon argues that studies are a crucial aspect of personal development and growth. अब देखिए यहाँ पर ये पैराग्राफ जो मैंने इंक्लूड करा है, ये इसलिए करा है कि जैसे मैंने आपको जो एक ओवरऑल समरी बताई थी, तो उसमें से कोई सा भी पैराग्राफ आप उठाकर किसी भी आंसर से पहले आप रख सकते हैं। उससे क्या होगा, एक जो ओवरऑल व्यू है उस पूरे एस्से का, या जो भी आंसर वहाँ पूछा गया है आपसे, तो उसमें आप कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर कि वो किस चीज़ पर एम्फेसाइज कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने क्यों बोला ऐसा कि मॉडरेशन और बैलेंस बहुत ज़रूरी है स्टडीज़ में, तो वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड करा है पहला पैराग्राफ। इससे क्या होगा, आप डायरेक्ट मतलब पॉइंट्स पर अगर आ जाएंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, इंपॉर्टेंस ऑफ पोइट्री, तो वो इतना ज़्यादा प्रेजेंटेबल नहीं लगेगा। तो इसी वजह से हम लोगों ने आंसर इस पैराग्राफ से शुरू करा है कि पर्सनल डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, एंड दे शुड बी अप्रोच इन अ डेलिबरेट एंड थॉटफुल मैनर। डेलिबरेट यानी आप सोच के उस चीज़ को करिए कि हाँ मुझे ये स्टडी करनी है। थॉटफुल यानी उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करिए कि मुझे जो स्टडी करनी है उसको किस तरह से मैं मैक्सिमम बेनिफिट गेन कर सकता हूँ उस स्टडी से। ही डिवाइड स्टडीज इनटू टू कैटेगरीज, दोज दैट आर नेसेसरी एंड दोज दैट आर प्लीजिंग। वो कहते हैं स्टडीज़ की भी दो कैटेगरी हैं, एक तो हो गई नेसेसरी यानी जो ज़रूरी है, और दूसरी जो प्लीजिंग है यानी जो इंसान अपने प्लेजर के लिए करता है, अपने इंजॉयमेंट के लिए करता है। नेसेसरी स्टडीज इंक्लूड हिस्ट्री, फिलोसफी एंड मैथमेटिक्स, while pleasing studies include poetry, music and other forms of artistic expression। अब देखिए अभी भी जो हमारा मेन आंसर है वो शुरू नहीं करा हमने, लेकिन इससे क्या होगा, एक तो हम जो हमारा एग्जामिनर है उसे बता देंगे कि हमने पूरा ऐसे अच्छे से पढ़ा है, वो भी समझ जाएगा देख के कि आपने अच्छी तरह से आंसर डिफरेंट पैराग्राफ्स में प्रेजेंट करा है उसको, तो आपके चांसेस ज़्यादा रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने के। Bacon emphasizes that both types of studies have their place and can contribute to a well-rounded education। और वो उनका ये भी कहना है कि ये नहीं कि आप सिर्फ हिस्ट्री, फिलोसफी या जो आपके एकेडमिक सब्जेक्ट्स थोड़े इस तरह के होते हैं जिसमें आपको इंटेलेक्ट अपना यूज़ करना पड़ता है, वो कहते हैं कि बोथ टाइप्स ऑफ स्टडीज़ हैव देयर प्लेस
यानी दोनों तरह की स्टडीज़ का अपना एक स्थान है, और अगर हम उसको बैलेंस में पढ़ते हैं तो वो एक वेल राउंडेड एजुकेशन, और तभी वो उस तरह का जो एजुकेशन हमें मिलेगी वो काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगी, जिससे हम मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग, जो हमारे क्वेश्चन में हमसे एग्जैक्टली पूछा गया था कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टडीज़ हैं, रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, तो उसमें हर एक के बारे में राइटर ने बताया है। ठीक है, तो देखिए हिस्ट्री जो है सबसे पहला, टोटल इसमें शायद 7 पॉइंट्स हैं। जी हाँ, टोटल 7 पॉइंट्स हैं, तो हम लोग हर एक को थोड़ा थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। बहुत ज़्यादा पैराग्राफ, क्योंकि लॉन्ग आंसर भी आप ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा लिख दें, तो मैंने एकदम प्रॉपर जितना आपको लेंथ में लिखना चाहिए उसी हिसाब से एक्सप्लेन करा है। तो नंबर 1 देखते हैं, हिस्ट्री। Bacon suggests that the study of history provides individuals with the ability to understand and analyze the events and experiences of the past. तो इंडिविजुअल्स को पास्ट में जो भी इवेंट्स हुए हैं या पास्ट के लोगों के जो भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं उसको समझने के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड टू अप्लाई दैट नॉलेज टू द प्रेजेंट। और देखिए पास्ट में जो भी राइटर्स ने किताबें लिखी हैं, या फिर हम पास्ट के इवेंट्स के बारे में, वहाँ के एक्सपीरियंसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उससे जो नॉलेज हमें मिली है वो आज हम प्रेजेंट में, आपने जो वर्तमान समय है उसमें हम उसको यूज़ कर सकें। This can provide a deeper understanding of the world and help individuals to make informed decisions. और इसी से क्या होगा कि आप अपने वर्ल्ड को, अपनी दुनिया को और ज़्यादा डीपर यानी गहराई से समझ पाएंगे, और जो आप डिसीजन लेंगे उसमें आप एक काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्म रहेंगे। आपको हर डिसीजन से पहले नॉलेज होगी कि आपको कैसा डिसीजन लेना है। ठीक है, तो ये हो गया हिस्ट्री। सेकंड है पोएट्री। बेकन बिलीव्स दैट द स्टडी ऑफ पोएट्री कैन ब्रिंग डिलाइट टू द माइंड एंड हार्ट। मैंने बताया जो पोएट्री हो गया, म्यूजिक हो गया, आर्ट हो गया, इस तरह के सब्जेक्ट किस लिए यूज होते हैं? डिलाइट टू द माइंड एंड हार्ट, एंड कैन प्रोवाइड इंडिविजुअल्स विद द मीन्स टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज एंड इमोशंस इन अ क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक मैनर। और मान लीजिए अगर आप पोएट्री में इंटरेस्टेड हैं, तो आप जब पोएट्री को पढ़ेंगे तो वहाँ पे तो आपके जो माइंड है, आपका जो हार्ट है, उसको प्लेजर मिलेगा, डिलाइट मिलेगा। लेकिन आप धीरे धीरे ये भी हो सकता है आपके अंदर एक इंटरेस्ट आ जाए कि आप खुद वो पोएट्री लिखना चाह रहे हैं, तो वो आप क्यों करेंगे? टू एक्सप्रेस द आइडियाज़ एंड इमोशंस। जो आपके अंदर आइडियाज़ डेवलप हो रहे हैं, जो फीलिंग्स, जो इमोशंस आ रहे हैं, उसको एक क्रिएटिव और आर्टिस्टिक मैनर में दूसरों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। तो पोएट्री का ये बेनिफिट होता है। Mathematics. Bacon argues that the study of mathematics can provide individuals with the skills and understanding necessary to solve complex problems and make logical decisions. तो यहाँ पर देखिए मैथमेटिक्स का क्या यूज़ बताया उन्होंने कि ये नेसेसरी है टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, यानी जो हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए, और साथ ही साथ लॉजिकल डिसीजंस। जो मतलब आप सोचेंगे कि अब एग्जाम में हमने जो क्वेश्चन मैथ्स में पढ़ा उसका रियल लाइफ में कहाँ, अब आप ऐसे ढूंढने निकलेंगे तो रियल लाइफ में उस क्वेश्चन का आंसर आपसे कोई नहीं पूछेगा, हो सकता है। लेकिन हाँ, जो मैथमेटिक्स है, जैसे मान लीजिए इंजीनियरिंग हो गई, तो जितने भी बड़े बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसमें वो बिना मैथमेटिक्स के डिसीजन ले ही नहीं सकते। और साथ ही साथ मान लीजिए अगर आप कुछ इस तरह का काम नहीं कर रहे हैं जिसमें आपको डायरेक्ट मैथ्स के सवालों को यूज़ करना पड़े, तब भी मैथमेटिक्स जो है ना आपकी लॉजिकल डिसीजंस को, जब आप दिमाग लगाते हैं, अच्छा कि हमें मैथ्स में ये फॉर्मूला लगाना है, आप लोगों ने पढ़ा होगा स्कूल में कि इस फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं, तो आपकी हर फील्ड में जो लॉजिकल थिंकिंग है उसको मैथमेटिक्स डेवलप करती है। नेक्स्ट है नेचुरल फिलॉसफी। Bacon suggests that the study of natural philosophy or science can help individuals to understand the natural world and the laws that govern it. तो नेचुरल फिलॉसफी या फिर साइंस भी उसको समझ सकते हैं। तो उसका क्या महत्व है? टू अंडरस्टैंड द नेचुरल वर्ल्ड, यानी जो हमारा नेचर है, जो हमारी प्रकृति है, उसको समझने में, और इस नेचर में कौन से लॉज, कौन से रूल्स चलते हैं, तो उसको समझने के लिए जो फिलॉसफी, नेचुरल फिलॉसफी है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मोरालिटी। Bacon believes that the study of morality can help individuals to understand the principles of right and wrong and to make ethical decisions. Morality नाम से हमें पता चल रहा है कि ये हमें स्टडीज़ क्या सिखाती है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। और जब हम ये चीज़ अच्छे से जान जाएंगे तो जो हमारे डिसीजंस होंगे वो काफ़ी ज़्यादा एथिकल, यानी हम सही डिसीजंस लेने में सक्षम रह पाएंगे। तो जो मोरालिटी है वो एज एन इंडिविजुअल और पूरी सोसाइटी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये पर्पस भी स्टडीज़ सॉल्व करती है। नंबर 6 पर है लॉजिक। बेकन आर्ग्यूज दैट द स्टडी ऑफ लॉजिक कैन प्रोवाइड इंडिविजुअल्स विद द स्किल्स नेसेसरी टू एनालाइज एंड इवेल्युएट आइडियाज एंड टू मेक साउंड आर्ग्यूमेंट्स।
ठीक है। तो उनका कहना है कि लॉजिक अगर आप पढ़ते हैं, लॉजिक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो उससे इंडिविजुअल्स को, हम लोगों को क्या मिलेंगी, स्किल्स मिलेंगी जो कि ज़रूरी हैं एनालाइज एंड इवेल्युएट आइडियाज़। मान लीजिए आपके दिमाग में कोई आइडिया है या फिर किसी और ने आपके सामने कुछ अपनी बात रखी, अपना एक आइडिया रखा, तो उसको आप एनालाइज करेंगे। आपको कोई बात कहीं से पता चलती है, आप कहीं से पढ़ते हैं, तो उसको आप एज इट इज़ तो अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करते ना, उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, इवेलुएट करते हैं कि अच्छा इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ठीक है, और ये जो आइडिया हमें मिला है इसको थोड़ा और डीपली आप सोचने की कोशिश करेंगे। तो ये क्यों आप कर पाते हैं, क्योंकि आप लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से स्टडी ऑफ लॉजिक भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड टू मेक साउंड आर्ग्यूमेंट्स, अब जब आप किसी टॉपिक के बारे में, किसी आइडिया के बारे में अच्छे से सोचेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, तो आप जो आर्ग्यूमेंट यानी जो अपना पॉइंट रखेंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा साउंड, यहाँ पे साउंड का मतलब आवाज़ से नहीं है, यहाँ पर साउंड का मतलब है कि आप अपने आर्ग्यूमेंट्स को सही तरीके से कैसे दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा इंपॉर्टेंस है स्टडी ऑफ लॉजिक का। सेवेंथ है रिटोरिक। देखते हैं ये क्या होता है। बेकन बिलीव्स दैट द स्टडी ऑफ रिटोरिक कैन हेल्प इंडिविजुअल्स टू कम्युनिकेट देयर आइडियाज इफेक्टिवली एंड टू परसुएड अदर्स ऑफ देयर पर्सपेक्टिव। रिटोरिक को हम लोग समझ सकते हैं एक तरह से, इसको बोलते हैं भाषण कला, यानी हम अपने भाषण को या जो भी हम बोल रहे हैं बात, उसको किस तरीके से हमें दूसरों के सामने रखना है कि जिससे कि हम उन्हें अपनी बात मनवा सकें, मतलब कि उन्हें एक तरह से कॉन्फिडेंस में ले सकें कि अच्छा जो हम कह रहे हैं वो हम किस नज़रिए से कह रहे हैं, या फिर जो बात हम कह रहे हैं वो क्यों सही है। तो इसी वजह से जो एक कला होती है अपनी बात को दूसरों के सामने रखने की, उसको हम बोलेंगे रिटोरिक। तो ये भी हमारी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये मैंने 7 पॉइंट्स आपको जो इस एस्से में डिस्कस करें हैं वो बताया है। थोड़ा सा बस लास्ट में जब हमारा आंसर खत्म होता है तो वहाँ पे भी हम एक कंक्लूजन वाला पैराग्राफ ऐड करते हैं। अब देखिए इसको मैं पूरा आपको पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ, आप पढ़ सकते हैं इसको, लेकिन सिंपल आप ये समझ लीजिए कि जो मेन टॉपिक्स आपसे पूछे गए थे इस आंसर में, क्वेश्चन क्या था एक बार देखते हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ हिस्ट्री, पोइट्री, मैथमेटिक्स, नेचुरल फिलोसफी, मोरालिटी, लॉजिक एंड रिटोरिक इन द एस्से। तो ये तो हमने यहाँ पर इन 7 पॉइंट्स में कवर कर दिया, लेकिन उससे पहले हमने एक बेसिक आइडिया दिया कि इस चैप्टर में, इस एस्से में जो राइटर है उसने किस बारे में बात करी है। और लास्ट में जब हम खत्म करते हैं आंसर, तो भी हम एक हल्का फुल्का एक तरह से समरी ही कह सकते हैं उसको, लेकिन हम इस तरह से लिख सकते हैं इन कंक्लूजन, यानी कि जो हमने बात करी है उसको अगर हम समाप्त करें, कंक्लूड करें, तो वहाँ पर बेकन ने क्या बोला है कि देर आर बेनिफिट्स, मल्टीपल बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग अ रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स। ठीक है, ये सब्जेक्ट्स के नाम हो गए। इनका क्या कहना था कि नॉलेज और स्किल जो हैं वो हमें अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए जो ज़रूरी स्किल्स हैं वो हमें स्टडीज से मिलती हैं, एंड टू कंट्रीब्यूट टू अ वेल राउंडेड एंड प्रोडक्टिव लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। What does Bacon mean by some books are to be tasted, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested in the essay? तो ये भी एक लाइन है एस्से में जो उन्होंने, बेकन ने बोली है, सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर्स टू बी swallowed एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड इन द एस्से। तो यहाँ पर बेकन ने एक्चुअली एक डिवाइस होती है, लिटरेरी डिवाइस, मेटाफर, तो उसका इस्तेमाल करा है। तो बुक्स को उन्होंने किस चीज़ से कंपेयर करा है, फूड से, खाने से, जो हम खाते हैं चीज़ें। तो उनका कहना है कि जिस तरह से कुछ चीज़ें हैं उन्हें हमें, मतलब कुछ बुक्स को सिर्फ टेस्ट करना है, उसको ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना। कुछ हैं जिन्हें हमें पूरा स्वॉलो कर लेना है, स्वॉलो का मतलब निगल लेना। एंड सम टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड इन द ऐसे, यहाँ पर च्यूड एंड डाइजेस्टेड मतलब देखिए जो मेटाफर यूज़ करा है वो खाने से करा है कंपेयर यहाँ पर। ठीक है, बुक्स को या स्टडीज़ को आप एक तरह से कह सकते हैं। तो हम देखते हैं कि आंसर में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। इन ऑफ स्टडीज फ्रांसिस बेकन यूजेस द मेटाफर ऑफ बुक्स बीइंग टेस्टेड, स्वॉलोड, च्यूड एंड डाइजेस्टेड टू एक्सप्लेन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्टडीज। ठीक है, किस वजह से इस मेटाफर का इस्तेमाल करा, टू एक्सप्लेन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्टडीज एंड अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स। मैंने बोला बुक्स के लिए मेटाफर यूज करा है फूड का, तो कैसे हमें डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्टडी है और जो हमें उसको समझने की जो क्षमता है वो रिक्वायर्ड है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स। यानी हर एक बुक को आप सेम तरह से अप्रोच नहीं कर सकते। जो एक बात आ रही थी बार बार पूरे हम लोग जो लेक्चर में पढ़ रहे हैं कि वेल राउंडेड एंड थॉटफुल अप्रोच, यानी अब हमें यहाँ पे खुद डिसाइड करना है। अगर हम थॉटफुल होंगे तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी बुक्स को हमें किस लेवल में पढ़ना है, किस लेवल तक समझना है। According to Bacon, some books are to be tasted, meaning that they should only be read briefly and superficially. देखिए 3 चीज़ों के बारे में यहाँ बात करिए। पहला क्या था, टेस्टेड। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि उनका मतलब है कि कुछ बुक्स होती हैं जो कि आपको सिर्फ ब्रीफली, यानी ऐसे ऊपर ऊपर से, सुपरफिशियली, यानी बहुत ज़्यादा डीपली नहीं, बस आप ऊपर ऊपर से उसको पढ़ लीजिए और उससे ज़्यादा उनको इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है।
अब ये बुक्स किस तरह की हो सकती हैं? प्रोवाइड एंटरटेनमेंट एंड सम जनरल नॉलेज बट डू नॉट रिक्वायर अ डीप अंडरस्टैंडिंग। मान लीजिए कोई बुक है जो आप सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए या फिर एक जो जनरल नॉलेज होती है उसके लिए पढ़ रहे हैं, तो उसको आप ऐसे ही अगर पढ़ लेंगे, बहुत ज़्यादा उसमें अपना इंटेलेक्ट यूज़ नहीं भी करेंगे, तब भी आप उसको समझ जाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड था अदर बुक्स आर टू बी स्वॉलोड। स्वॉलोड इसका मतलब है कि दे शुड बी रेड थॉरली एंड अंडरस्टूड इन देयर एंटायरली। एंटायरिटी मतलब उसको पूरी तरह से, एंटायरिटी यानी उस किताब को अच्छी तरह से पढ़ना है, रेड थॉरली एंड अंडरस्टूड इन द एंटायरिटी, और उसको पूरी तरह से समझना भी है। कुछ बुक्स ऐसी होती हैं, और इस तरह की बुक्स कौन सी हो सकती हैं? दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज एंड रिक्वायर अ डीपर लेवल ऑफ स्टडी एंड अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये बुक्स हमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट सूचना देती हैं या फिर कुछ इंपॉर्टेंट आइडियाज़ देती हैं, और इसी वजह से इनको ये जो इंटरटेनमेंट या फिर जनरल नॉलेज वाली बुक्स हैं उससे थोड़े डीपर लेवल पर हमें इसको पढ़ना पड़ता है, थोड़ा सा समझना पड़ता है। तो 2 पॉइंट हो गए हमारे। थर्ड जो पॉइंट था वो देखते हैं। A few books, however, are to be chewed and digested. They require even more careful consideration and analysis. मतलब उसमें और ज़्यादा हमें केयरफुल रहकर उन चीज़ों को समझना पड़ता है, उसको एनालाइज करना पड़ता है। दीज बुक्स में कंटेन कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ एंड आर्गूमेंट्स। और क्यों ज़रूरत पड़ती है उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझने की? क्योंकि उसमें कुछ कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ और आर्गूमेंट्स हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स यानी थोड़े कठिन आइडियाज़, थोड़े कठिन आर्गूमेंट्स, ठीक है, जिसको हमें और ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत है। एंड रिक्वायर अ सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम एंड एफर्ट टू अंडरस्टैंड फुली। और उन किताबों को आप सुपरफिशली पढ़ के समझ ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें किस चीज़ की आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, यानी आपको अच्छा खासा जो टाइम है वो उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अपनी मेहनत, अपने एफर्ट को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाकर आप उन किताबों को पूरी तरह से अंडरस्टैंड, पूरी तरह से समझ पाएंगे। Bacon's metaphor of books being tasted, swallowed, chewed, and digested highlights the importance of approaching different types of books with different levels of study and understanding. तो यहाँ पर देखिए क्यों इन्होंने जो मेटाफर यूज करा है उससे क्या फायदा हुआ कि उन्होंने इस बात का महत्व बताया कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स हैं उन्हें डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्टडी और अंडरस्टैंडिंग के साथ ही हमें अप्रोच करना चाहिए। ही सजेस्ट दैट इंडिविजुअल शुड चूज देयर बुक्स केयरफुली। हमें काफ़ी सोच समझ के अपनी किताबों का चयन करना चाहिए कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। एंड कंसिडर द लेवल ऑफ स्टडी एंड एफर्ट रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड देम फुली। और साथ ही साथ कौन सी बुक हम पढ़ रहे हैं इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हमें उसमें कितना टाइम देना है, कितना एफर्ट देना है, और तभी हम उस वर्क को, उस बुक को पूरी तरह से समझ पाएंगे। In conclusion, Bacon's use of this metaphor in off studies emphasizes the importance of approaching with intentional and thoughtful। वही बात आ गई यहाँ पे रिपीट की, मतलब हमारे इंटेंशन, जो इंटेंशन होगा हमारा किसी भी बुक को लेके, वो काफ़ी ज़्यादा थॉटफुल होना चाहिए। एंड कंसिडरिंग द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू गेन द फुल बेनिफिट्स। उसी बात को मैंने बस थोड़ा सा दूसरी लैंग्वेज में यहाँ पर कर दिया, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कंक्लूजन वाला पार्ट है तो इससे आंसर जो है आपका थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगता है। तो ये जो 2 क्वेश्चंस थे ये हम लोगों ने यहाँ पर प्रिपेयर कर लिए हैं। अब देखिए दूसरी बात मैं आपको एक बता दूं कि ऐसा नहीं है कि ये जो क्वेश्चन इसी लैंग्वेज में आया है तभी आप ये आंसर लिखेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए वहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस एसे, तो इसमें आप ये जो पूरे लेक्चर में मैंने आपको जो समरी बताई है, ये वाला क्वेश्चन बताया है, ये बताया, और भी कुछ टॉपिक्स हैं, अगर आप पढ़ेंगे एसे को, कोई लाइन आपको लगती है कि इसका क्या मतलब हुआ, आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट लाइन है और ये हमें समझनी चाहिए, या फिर आपको उसका लॉन्ग आंसर ही कहीं मिल जाए, तो कमेंट में तुरंत लिख देना, मैं जल्दी से जल्दी उसके ऊपर एक लॉन्ग आंसर का अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो इस वजह से आप मतलब ये मत सोचिएगा कि स्कूल में जैसा होता था कि पूरा क्वेश्चन आ गया वैसा ही जब नोट आएगा तभी हम लिखेंगे। अब यहाँ पर भी देखिए बुक्स के बारे में बात हुई है, लेकिन बात तो ओवरऑल उसी थीम पे हो रही है ना कि स्टडीज़ का महत्व क्या है हमारी लाइफ में। तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आंसर्स को अपने हिसाब से, क्योंकि लिटरेचर है, ये आर्ट्स का सब्जेक्ट है, तो आप लोग थोड़ा सा एक क्रिएटिव लिबर्टी भी ले सकते हैं अपने आंसर्स बनाने के लिए, ठीक है। मैंने आपको एक आउटलाइन बता दिया कि किस तरह से आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर और जो समरी है ये हमारी फिनिश हो गई है। नेक्स्ट एक मैंने थोड़ा सा आप लोग को समझाने के लिए, क्योंकि इसमें मेटाफर का यूज़ हुआ था, मैंने सोचा आपको बता दूं कि एक फिगर ऑफ स्पीच होती है जहाँ पर एक वर्ड और फ्रेज को हम यूज़ करते हैं किसी और चीज़ को समझाने के लिए, ठीक है। जैसे मेटाफर्स आर यूज टू हेल्प एक्सप्लेन एब्स्ट्रैक्ट और कॉम्प्लेक्स आइडियाज़, यानी कुछ ऐसे आइडियाज़ जो समझने में थोड़े कठिन है उसको थोड़ा सिंपल और मेमोरेबल वे में समझाने के लिए मेटाफर्स का इस्तेमाल करा जाता है, मतलब आसानी से और इस तरीके से कि पढ़ने वाले को याद रहे।
दे हेल्प टू पेंट अ पिक्चर इन योर माइंड। और मेटाफर से क्या होगा कि आपके दिमाग में उस आइडिया की, उस जो भी बात राइटर आप तक पहुंचाना चाह रहा है उसकी एक पिक्चर बन जाएगी, मेकिंग इट ईजियर। उससे क्या होगा कि आप समझने में और उसको याद करने में आपको आसानी होगी, आपके लिए ईजियर, आसान हो जाएगा कि राइटर जो है किस बारे में बात कर रहा है। ठीक है, इन सिंपल टर्म्स अ मेटाफर इज अ वे ऑफ डिस्क्राइबिंग समथिंग बाय कंपेयरिंग इट टू समथिंग एल्स। मेटाफर एक तरह से आप और सब भूल जाइए, इसका सिंपल एक मतलब ये होता है कि डिस्क्राइबिंग समथिंग, किसी चीज को डीपली समझाना, उसके बारे में बताना, किस तरह से, कंपेयरिंग इट टू समथिंग एल्स, उसकी तुलना किसी और चीज से आप अगर कर दें तो उस कॉन्टेक्स्ट में रीडर जो है उस आइडिया को बेटर तरीके से समझ जाता है। देखिए एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे हैं कुछ। लव इज अ रोज विद इट्स थॉर्न्स एंड इट्स ब्यूटी। यहाँ पे जो लिखा है कोटेशन, इसका मतलब है कि जो लव है वो एक रोज की तरह है। क्यों? क्योंकि उसमें कांटे भी होते हैं और सुंदरता भी होती है। हर वर्ड्स वर म्यूजिक टू माई ईयर्स। यहाँ पे जो सेंटेंस है इसमें क्या कर रहा है कि उसके जो वर्ड्स थे वो इतने सुरीले थे, इतने मीठे थे, ऐसा लग रहा था कि मैं म्यूजिक सुन रहा हूँ कोई सा। ही हैज़ अ हार्ट ऑफ स्टोन। उसका दिल पत्थर का है। अब देखिए पत्थर का दिल रियल में थोड़ी हो जाएगा, लेकिन उसका क्या मतलब है आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर वो क्या कहना चाह रहा है। तो ये मेटाफर यूज करके हार्ट के लिए उसने यूज करा है स्टोन का, तो रीडर काफी ज्यादा डीपली उस बात को समझ पाता है या फिर उस बात पे एम्फेसाइज ज्यादा जाता है। द स्काई वॉज अ कैनवस ऑफ ब्रिलियंट कलर्स एट सनसेट। अब सनसेट पे किसी ने स्काई को देखा होगा तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए क्या बोला उसने? कैनवस ऑफ ब्रिलियंट कलर्स। कैनवस यानी वो कपड़ा जिस पर आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग बनाते हैं। तो बोल रहे हैं कि स्काई को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी पेंटर ने कई सारे कलर्स से मिलकर एक ब्रिलियंट पेंटिंग बनाई हो। हर लाफ्टर वॉज लाइक अ रे ऑफ सनशाइन इन अ क्लाउडी डे। अब जैसे क्लाउडी डे यानी जिस दिन बादल छाए होते हैं, उस दिन अगर धूप की एक किरण आ जाती है तो कितना अच्छा लगता है। तो वहाँ पे जो एक किसी इंसान की लाफ्टर है, किसी इंसान की हंसी है, उसको कंपेयर कर दिया कि एक क्लाउडी डे में रे ऑफ सनशाइन यानी एक बादल जिस दिन है उस दिन अगर आपको एक धूप की किरण दिख जाती है तो जितना अच्छा आपको लगता है उतना ही अच्छा उसकी हंसी सुनकर मुझे लग रहा था। जिसने भी ये सेंटेंस लिखा होगा एक तरह से एग्जाम्पल है। तो ये होते हैं आपके मेटाफर्स। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो आप एक दो बार दोबारा देख सकते हैं, उसको नोट्स बनाइए, अपने अपनी रिसर्च खुद करिए। ठीक है, और कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट्स में पूछिए इसको। और नेक्स्ट इसी तरह से जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए जितने भी टॉपिक्स हैं मैं सोच रहा हूँ उसको कवर करूँ, हर एक यूनिट से थोड़ा थोड़ा कवर कर दूँ जिससे कि आपका ओवरऑल जो पेपर है वो तैयार हो सके। और वो मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक अगर आपको पढ़ना है तो कमेंट में बता दो, मैं उसको जल्दी से जल्दी पब्लिश करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।